हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन। असर्शन कहता है द प्रिमिनेंट राइज ऑफ चाइना एंड अपरेंट इरोशन ऑफ यूएसए सेलेंस हैज रिजल्टेड इन द डिफ्यूजन ऑफ पावर and emergence of multiple poles within the global order. Reason कहता है the global order is caught between process of multipolarity and multilateralism. तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हिंदी देख लेते हैं क्योंकि मैंने इन क्वेश्चंस का हिंदी इंग्लिश दोनों दे दिया है आपको। तो अभिकथन है चीन का तेजी से अभ्युदय और अमेरिका के महत्व में स्पष्टता कमी होने का परिणाम वैश्विक व्यवस्था में शक्ति के विसरण और बहुध्रुव के उदय के रूप में सामने आया है। तर्क कहता है वैश्विक व्यवस्था बहुध्रुवता और बहुपक्षीयवाद की प्रक्रिया में फंस गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। कैसे? देखिए, इसमें अगर हम देखें जो ये ऑप्शन नंबर ए है, जो ऑप्शन ए है आपका, ठीक है, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा क्योंकि असर्शन कहता है कि प्रेमिनेंट ऑफ जो राइज हो रहा है चाइना का और जो अपरेंट इरोशन देखा जाता है यूएसए साइलेंस, तो ये रिजल्ट है डिफ्यूजन ऑफ पावर, इमरजेंस ऑफ मल्टीपल पोल्स विद इन अ ग्लोबल ऑर्डर बिकॉज ग्लोबल ऑर्डर इज कॉट बिटवीन प्रोसेस ऑफ मल्टीपोलरिटी एंड मल्टीलेटरलिज्म, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, चीन का तेजी से जो अभ्युदय हुआ है और अमेरिका के महत्व में जो कमी होने का परिणाम वैश्विक व्यवस्था में आज क्या देखते हैं? शक्ति के विसरण और बहुध्रुव के रूप में सामने आया है। और वैश्विक व्यवस्था, क्योंकि वैश्विक व्यवस्था जो आज अगर आप देखो तो बहुध्रुवता और बहुपक्षीवाद की प्रक्रियाओं में फंस गई है। तो रीजन इज ऑप्शन नंबर ए। बोथ ही आर ट्रू आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड क्वेश्चन इज मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। यहाँ पर नाम लुसाका समिट, नाम हरारे समिट, नाम कैरो समिट और नाम अल्जीरिया समिट। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया हुआ है? समिट्स दी हुई हैं और उसके ईयर दिए हुए हैं, है ना। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके पास 3 हैं यहाँ पर, ए बी सी में से आपको देखना है। हिंदी में भी आप देख सकते हो, यहाँ ऑप्शन डी है। 4 ऑप्शन है, इसमें आप लोगों के ऑप्शन बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर नाम लुसाका शिखर सम्मेलन, नाम हरारे शिखर सम्मेलन, नाम काहिरा शिखर सम्मेलन, नाम अल्जीरियन शिखर सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए राइट आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। राइट आंसर होगा नाम लुसाका समिट जो है वो है 1970 की, हरारे समिट है 1986 की, कैरो समिट हो जाएगी 1964 की और अल्जीरिया समिट हो जाएगी 1973 की। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बर्लिन वॉल वॉज बिल्ट इन द ईयर। तो बर्लिन वॉल का निर्माण कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए कहता है 1958, ऑप्शन बी कहता है 1949, ऑप्शन सी कहता है 1961, ऑप्शन डी कहता है 1959। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर है बर्लिन दीवार को जो बनाया गया था, तो बर्लिन दीवार को बनाया गया था 1961 में। यस, तो 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट डज कंस्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी सिग्निफाइंस, मतलब कि सहवर्तनिक लोकतंत्र किसका सूचक है? तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है सिस्टम इन विच इलाइट सॉट टू डिफ्यूज द एफर्ट्स ऑफ सोशल फ्रेगमेंटेशन। बी ऑप्शन इज मल्टी पार्टी सिस्टम अंडर डेमोक्रेसी। ऑप्शन सी कहता है कॉलिशन ऑफ रूलर्स। ऑप्शन डी इज होमोजीनियस पॉलिटिकल कल्चर। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अभिजात वर्ग सामाजिक विखंडन के प्रभावों में कमी लाने का प्रयास करता है, वो सहवर्तनिक लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र के अंतर्गत बहुदलीय व्यवस्था होती है, शासकों का गठबंधन होता है, समरूपी राजनीतिक संस्कृति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा आपका, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि आप यहाँ पर देखो कि जो कंसोशनल डेमोक्रेसी है, ठीक है, जब हम कंसोशनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है, जो ये वर्ड है ना डेमोक्रेसी,
तो ये डेमोक्रेसी आप देखोगे ग्रीक शब्द से निकला है, किससे निकला है, ग्रीक वर्ड से, डेमोस प्लस क्राइटेरिया, है ना, किससे निकला है, डेमोस प्लस क्राइटेरिया, CRETIA, है ना, जिसका मतलब होता है शासन, यानी जनता का शासन। डेमोस मतलब जनता, क्रेटिया मतलब, क्रेटिया का मतलब शासन, यानी जनता का शासन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आप लोगों की कंसोशनल डेमोक्रेसी है ना, कंसोशनल डेमोक्रेसी क्या होती है वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो कंसोशनल डेमोक्रेसी हो जाती है आपकी, कंसोशनल डेमोक्रेसी का मतलब होता है, देखो एक होती है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं विमर्शी लोकतंत्र, है ना, इससे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। विमर्शी लोकतंत्र में ये 1990 में आया था, और इस शब्द का जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, जोसेफ बेसेट ने इसका यूज किया था, किसने किया था, जोसेफ बेसेट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और इनका अगर आप देखोगे इसका डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के सपोर्टर कौन कौन है, कोहेन है, रॉल्स हैं, हैबरमास हैं, गुटमैन है, रोजर्स हैं, है ना, ये लोग कौन है, ये लोग डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की। कंसोशनल डेमोक्रेसी होती है सिस्टम इन विच द इलाइट सॉट टू डिफ्यूज द इफेक्ट ऑफ सोशल फ्रेगमेंटेशन, ऐसी व्यवस्था जिसमें अभिजात वर्ग सामाजिक विखंडन के प्रभावों में कमी लाने का प्रयास करते हैं। कंसोशनल डेमोक्रेसी अगर आप देखोगे तो कंसोशनल डेमोक्रेसी किसका नाम आएगा, ध्यान रखना, जब भी कंसोशनल डेमोक्रेसी की बात आएगी तो जॉन केल्हेन का नाम आएगा, किसका नाम आएगा, जॉन केल्हेन। तो जॉन केल्हेन अगर आप देखोगे ये कंसोशनल डेमोक्रेसी में आते हैं, और कंसोशनल डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल आप देखोगे तो कौन कौन सी कंट्रीज हो जाएंगी, तंजानिया है, लेबनान है, बेल्जियम है ना, यहाँ पर कार्यकारी शक्तियों का सम्मिलित प्रयोग होता है, विभिन्न संप्रदाय और संस्कृतियों को स्वायत्तता दी जाती है। मेनली कंसोशनल डेमोक्रेसी में ध्यान रखना, इसके अंदर क्या होता है, इसमें अभिजात वर्ग सामाजिक विखंडन के प्रभावों में कमी लाने का प्रयास करता है। इसके अंदर जो निर्जातीय समूह जो होते हैं ना, जो निर्जातीय समूह होते हैं उनको वीटो पावर मिली होती है, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की विशेष व्यवस्था होती है, बात समझ आ रही है, यानी कि जो अल्पसंख्यक हो गए, जो माइनॉरिटी हो गई, उनको विशेष व्यवस्था की जाती है उनके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसे कहते हैं कंसोशनल डेमोक्रेसी। और एक और इसके साथ आता है, वो आता है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। जो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी होती है उसे बोलते हैं वैश्विक लोकतंत्र। तो जो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, ध्यान रखना, COSMOPOLITION, ठीक है, तो ये डेविड हेल्ड ने इसके जो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी को कौन बताते हैं, डेविड हेल्ड बताते हैं। डेविड हेल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इसके अंदर वो वैश्विक संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच में किस पर जोर देते हैं, लोकतंत्रीकरण पर जोर देते हैं, ध्यान रखना। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेविड हेल्ड बताते हैं कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी के बारे में, और यहाँ पर ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें डेमोक्रेटाइजेशन पर एम्फोसिस किया जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। जब भी कॉस्मोपॉलिटन की या सॉरी कंसोशनल की बात आएगी, यानी कि निर्जातीय समूहों को वीटो पावर का अधिकार होता है, जो माइनॉरिटी होती है, जो क्या कहते हैं, एक तरह से जो उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उनको विशेष व्यवस्था दी जाती है ना, ध्यान रखना, उनको आगे आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है असर्शन रीजन। असर्शन कहता है द टास्क ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फेल ऑन द हैंड्स ऑफ यूएस एंड सोवियत यूनियन। Reason is the president of the US and Soviet Union not only coordinated war plans but also led plans for the post-war settlement। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को आपको चूज करना है, ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए हिंदी पर चलते हैं, हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में क्वेश्चन कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नई विश्व व्यवस्था की स्थापना का कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन के हाथ में आ गया। रीजन कहता है सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपतियों ने न केवल युद्ध योजनाओं के मामले में परस्पर सामंजस्य बनाया, बल्कि युद्ध उपरांत संधियों के लिए भी योजना तैयार की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा यस, right answer is option number A, both here true or is correct explanation of A।
सो यहाँ पर टास्क अगर आप देखो, स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फेल ऑन द हैंड्स ऑफ यूएस एंड सोवियत यूनियन, बिकॉज जो प्रेसिडेंट है यूएस के एंड सोवियत यूनियन के, उन्होंने ना केवल कोऑर्डिनेट किया वॉर प्लान्स में, बल्कि उन्होंने जो प्लान्स में कोऑर्डिनेट किया जो पोस्ट वॉर सेटलमेंट जैसे प्लान्स थे ना उससे पहले, तो इन चीजों में भी उन्होंने काफी ज्यादा सहयोग किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज चेरी ब्लॉसम, a rocket powered human guided anti shipping missile was developed during World War II by which country? किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉकेट शक्ति संपन्न मानव चलित एंटी शिपिंग मिसाइल चेरी ब्लॉसम को विकसित किया था? तो क्या चाइना ने किया था? चाइना, जापान, जर्मनी एंड फ्रांस। करेक्ट आंसर क्या होगा? चेरी ब्लॉसम आर रॉकेट पावर्ड ह्यूमन गाइडेड एंटी शिपिंग मिसाइल was developed by option B is absolutely correct. जापान इज अ राइट आंसर। किसने किया था? जापान ने। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हु अमंग द फॉलोइंग सैड स्टेट्स अपीयर एज अ इमेजिन्ड एंड सोशल कंस्ट्रक्टेड कम्युनिटीज? किसने कहा था राज्य एक कल्पित और सामाजिक तौर पर निर्मित समुदाय हैं? तो ये अर्नेस्ट गैलनर कहते हैं, बेनेडिक्ट एडरसन कहते हैं, मैक्स वेबर कहते हैं, या अगस्त कॉम्टे कहते हैं। तो यहाँ पर आप एक वर्ड नोट करो, इमेजिन्ड। आपको कुछ याद आया? कम्युनिटीज। कुछ याद आया? इमेजिन्ड कम्युनिटीज। सो राइट आंसर इज बिल्कुल यस, बेनेडिक्ट एडरसन इज अ राइट आंसर। बेनेडिक्ट एडरसन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो बेनेडिक्ट एडरसन अगर आप देखोगे इमेजिन कम्युनिटीज है ना इनकी बुक। वेरी गुड, बेनेडिक्ट एडरसन इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड दैट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर सिंपली इंश्योर्ड दैट द वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल ऑफ विक्टर्स वुड बी डिफ्यूज्ड थ्रू आउट द ग्लोब मच मोर इफेक्टिवली? किसका कथन है शीत युद्ध की समाप्ति से यह सुनिश्चित है कि विजेता के मूल्य और जीवन शैली पूरे विश्व में प्रसारित हो जाएंगे और अधिक प्रभावी होंगे? तो ये जॉर्ज सोरेनसन का है, रेनॉल्ड का है, ई सेट का है, या एमकॉक्स का है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डी रेनॉल्ड्स। यहाँ ध्यान रखना, ये किसका कथन है कि शीत युद्ध की समाप्ति से सुनिश्चित है कि विजेता के मूल्य और इनकी जीवन शैली पूरे विश्व में प्रसारित हो जाएंगे? तो ये कौन बोलते हैं? तो ये बोलते हैं डी रेनॉल्ड्स। तो ये ध्यान रखना, कौन बोलते हैं? डी रेनॉल्ड्स। ठीक है, तो डी रेनॉल्ड्स क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। डी रेनॉल्ड्स इसका राइट आंसर होगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन रीजन। असर्शन कहता है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज अ मूवमेंट फ्रॉम बिलो विच ग्रो आउट ऑफ आइडेंटिटी एंड कॉन्शियसनेस ऑफ लार्जर कम्युनिटी इन केस ऑफ यूगोस्लाविया। रीजन इज द पॉसिबिलिटी दैट नेशनलिज्म कुड बी imposed from the above with the elites controlling them in order to secure political support is also a feature of nationalism today। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसका हिंदी देख लीजिए। यूगोस्लाविया के मामले में राष्ट्रवाद का जो विचार है वो निचले स्तर से उत्पन्न आंदोलन था जो बृहत्तर समुदायों के अस्तित्व और सोच से निकला। रीजन कहता है ये संभावना है कि उच्च स्तर में राष्ट्रवाद को आरोपित किया जा सकता है, अभिजात वर्ग उसे नियंत्रित कर सकता है ताकि राजनीतिक समर्थन प्राप्त किया जा सके। यह भी वर्तमान में राष्ट्रवाद का स्वरूप है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों सही हैं, लेकिन क्या आप लोगों को कोई रिलेशन नजर आ रहा है? यहाँ पर देखो, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एक मूवमेंट है बिलो विच ग्रो हुआ जो है आइडेंटिटी एंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज कम्युनिटी इन केस ऑफ यूगोस्लाविया, और पॉसिबिलिटी ये कहते हैं कि जो नेशनलिज्म है वो उसको इम्पोज किया जा सकता है फ्रॉम अबव विद द इलाइट्स,
कंट्रोलिंग दैम इन ऑर्डर टू सिक्योर पॉलिटिकल सपोर्ट, फीचर ऑफ नेशनलिज्म टुडे, है ना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइपोलॉजी ऑफ स्टेट वाज प्रपोज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर बार एनटीए यूजीसी नेट में इस पर क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हिंदी में इस क्वेश्चन को देखो कि वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र रूपांतरण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों में कौन सा वर्गीकरण प्रस्तावित किया गया। तो आधुनिकेतर राष्ट्र, आधुनिक राष्ट्र बनाना, औपनिवेशिक राष्ट्र, औपनिवेशवाद, पश्चात राष्ट्र, है ना, यहाँ पर ये बोल रहा है। और इंग्लिश में इसमें ऑप्शंस देख लो, पोस्ट मॉडर्न स्टेट, मॉडर्नाइजिंग, कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल। राइट आंसर क्या होगा इसका? यस, तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से समझो। टाइपोलॉजी ऑफ स्टेट वाज प्रपोज एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोस्ट मॉडर्न स्टेट एंड मॉडर्नाइजेशन स्टेट, है ना। कॉलोनियल नहीं होगा और पोस्ट कॉलोनियल तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। तो ये ध्यान रखना, जो वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र रूपांतरण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण प्रस्तावित किया गया? तो आधुनिकेतर राष्ट्र और आधुनिक राष्ट्र बनना, औपनिवेशिक तो नहीं होगा ना। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो जरूर लाइक करके जाइएगा, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो जरूर लाइक करके जाइएगा। और आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। विच इवेंट एंडेड द 30 years वॉर इन यूरोप एंड इज रिगार्डेड by many as the key event unsharing in contemporary international system? किस घटना के द्वारा समकालीन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में यूरोप में 30 साल जो युद्ध चल रहा था ना, वो समाप्त हो गया था। अब आपको बताना है क्या वो पीस ऑफ वेस्टफेलिया थी, ट्रीटी ऑफ यूट्रेच थी, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप था, या कांग्रेस ऑफ वियना था। एंड मैं आप लोगों को इसका आंसर जो दूंगी वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।